नमस्कार। पिछले एक दो साल में पूरी दुनिया में जो कुछ हुआ है वो हम सब जानते हैं। और उसका जिम्मेदार भी कौन है वो भी सब जानते हैं। लेकिन वो है कौन? नाम तो हम सबको पता है कि चाइना। चाइना ही जो उथल पुथल पूरी दुनिया में मची हुई है इसका जिम्मेदार है। लेकिन क्या हम चाइना को सही तरीके से समझते हैं, जानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ चंद नाम जानते हैं, वहां का कुछ न्यूज सुन लिया और हम समझते हैं कि चाइना को हम अच्छी तरीके से समझने लगे हैं। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ही मुझे लगता है कि हम चाइना को बेहतर तरीके से समझते नहीं है। उसको पढ़ना, देखना, सुनना ज्यादा जरूरी है और ज्यादा बेहतर तरीके से करना जरूरी है। हमने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म पर, जेके नाउ के प्लेटफॉर्म पर, हम एक ऐसी कोशिश करें जिसमें चाइना के बारे में थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करें कि दरअसल चाइना में हो क्या रहा है, चाइना पूरी दुनिया के साथ क्या कर रहा है और चाइना के साथ पूरी दुनिया के अलग अलग देश किस तरीके से उनके संबंध है और किस तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कोशिश कामयाब होगी या नहीं होगी। तो इसी कोशिश को लेकर हम एक कोशिश हमने हमने भी की है। दीपांशु अग्रवाल जी हैं जो कि चाइना पर लगातार नजर रखते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, और इंदु राय दुर्गम जी जो कि मुंबई से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये दोनों लगातार चाइना पे नजर बनाकर रखते हैं, उस उनकी तमाम खबरों को पढ़ते, सुनते, देखते, एनालाइज करते हैं। तो पिछले एक महीने में क्या कुछ हुआ, बहुत सारी खबरें हमने सुनी हैं, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, वो थोड़ा सा हम उसको उसके आंसर्स जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने देखा कि एक एक ब्लॉक है, क्वाड ब्लॉक, जिसमें चार देश है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह चाइना को कंटेन करने की कोशिश करें। तो पिछले कई महीनों में हमने कई बार सुना है, थोड़ा उसको करीब से समझते हैं कि दरअसल कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। दीपांशु जी, सही कह रहा हूं मैं कि क्वाड का क्या मीनिंग है? मतलब आई मीन, कंटेन करने की कोशिश ही है या फिर वो एक अनदर ब्लॉक है, बहुत सारे पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल ब्लॉक है? ये क्या आपने समझे हम बिल्कुल क्वाड से? क्वाड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम आज की ग्लोबल सिचुएशन को देखते हैं। और शुरू में क्वाड को लेके जो इंटरनेशनल बिलीफ था वो ये था कि क्वाड एक बहुत ही इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि मिलेगा, चाय पर बैठेगा, कॉफी पिएगा, डिस्कशन करेगा और उसके बाद चाइना का बिना नाम लिए रिटोरिकल बातें करके न्यूज बनाकर चला जाएगा। बट इन द लास्ट 3-4 years थिंग्स हैव स्लाइटली चेंज्ड क्योंकि क्वाड जो है अब थोड़ा थोड़ा फॉर्मलाइज हुआ है। और उस चीज के अंदर जो पिछले 1.5 साल का चाइना का बिहेवियर रहा है इन द आफ्टरमैथ ऑफ वुहान वायरस पैंडेमिक, और उसके अलावा जिस प्रकार उसने इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ भी प्रॉब्लम शुरू करी। फॉर एग्जाम्पल क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के साथ ऑलरेडी हमें पता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ही सालों से चलता आ रहा है। और गलवान घाटी के क्लैश के बाद जो इंडिया चाइना के रिलेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए। सिमिलरली जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही ये कहा कि एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोविड-19 का ओरिजिन कैसे हुआ, तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ट्रेड डिस्प्यूट स्टार्ट करते हुए वहां के फार्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को हानि पहुंचाने की कोशिश करी। हम बात करते हैं यूएस की, तो उस पर बहुत प्रकार से साइबर वॉरफेयर और एक जो आज की मॉडर्न एक कोल्ड वॉर है वो ऑलरेडी यूएस के साथ शुरू हो चुकी है। जब हम बात करते हैं जापान की, तो ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, जापान के आसपास के आइलैंड्स को हड़पने की कोशिश, क्योंकि वो जानते हैं कि जापान की जो खुद की मिलिट्री है वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है और वो यूएस की पर डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से जो ये चारों इंडिविजुअल कंट्रीज हैं, जब पिछले 1.5 साल में इनके साथ इनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स चाइना के साथ बढ़ी, तो इनको रियलाइज हुआ कि क्वाड को हमें और ज्यादा फॉर्मल बनाना चाहिए और ज्यादा एंटी चाइना जो हमारा एजेंडा है उसको ओपनली रखते हुए चाइना के खिलाफ कड़े से कड़े स्टेप्स लेने चाहिए। और इसी डायरेक्शन में जाते हुए अभी जो 2 हफ्ते पहले क्वाड का समिट हुआ, विच वॉज द फर्स्ट एवर समिट जिसमें चारों कंट्रीज के हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट आए, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। क्योंकि इससे पहले सिर्फ मिनिस्टर लेवल पर या फिर सेक्रेटरी लेवल पर या फिर सिर्फ ब्यूरोक्रेट लेवल पर बातचीत होती थी चारों कंट्रीज के बीच में, लेकिन अभी जो वर्चुअल बातचीत हुई उसमें इलेक्टेड हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट भी चारों कंट्रीज के आए और बिना चाइना का नाम लिए एक फ्री इंडो पैसिफिक की बात करी। और इसी के मद्देनजर इस समिट से पहले पहली बार ऐसा हुआ कि जो इंडिया मालाबार नेवी एक्सरसाइज होल्ड करती है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया गया। और ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करते ही ये चारों कंट्रीज की पार्टिसिपेशन मालाबार एक्सरसाइज में आ गई।
तो फिजिकल लेवल पर, वर्चुअल लेवल पर, और मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे ही कोविड-19 का ये जो प्रकोप है खत्म होगा, उसके बाद रियल में भी ये चारों इलेक्टेड हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, चारों कंट्रीज के मिलकर जरूर चाइना के खिलाफ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे। लेकिन हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि उसकी स्पीड क्या रहेगी। क्या हम वेट करेंगे कि चाइना और ज्यादा चारों कंट्रीज को डैमेज पहुंचाए, उसके बाद ही हम जगें? तो बिना उस क्राइसिस का वेट किए, बिना किसी और कोविड-19 का या किसी और वायरस का वेट किए, ये बहुत बेहतर रहेगा अगर चारों कंट्रीज बहुत ही ग्रेजुअल लेकिन फास्ट तरीके से कुछ इम्पैक्टफुल चाइना के अगेंस्ट ओपनली कर सकें, और कम से कम अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना का नाम जरूर ले सकें, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। इंदु जी, how is China reacting to this Quad bloc, or are they still ignoring it, or and they are trying to yeah, please. See, if you look at the news reports from, let's say, Global Times of South China Monitoring MP, SCMP, China has made several statements on Quad. Initial statements were more like warning, like, China, the Quad should not disturb the peace of the region. And it was mostly against US, because after Quad, China and Biden officials were supposed to meet in Alaska, and they also met, and it was also related to Uyghurs and Hong Kong. So there are a lot of issues, and China has also made a statement that Quad countries cannot come together because India and Russia are also aligned. So India and US will have differing interests. So China is playing mind games basically with respect to Quad. So these are the news reports that have filtered in mind games, and they are also giving warning to some countries like India and US that they will not be able to function without China. Okay, दिवांशु जी, जो दूसरे देश हैं, I mean, सिर्फ हम तो परेशान नहीं है, सिर्फ ये 4 देश तो परेशान नहीं है। ताइवान एक ऐसा देश है जो कि लगता है कि भाई वो लगातार, वो तो बहुत दशकों से जूझ रहा है चाइना से, और ताइवान बार बार इस तरह की कोशिश करता है कि दुनिया के तमाम देश उसके साथ संबंध सुधारे, और उसमें चाइना हमेशा बीच में अपना वीटो करने की कोशिश करता रहता है। हाल फिलहाल में चाइना को लेकर किस तरह की सिचुएशन चल रही है चाइना और ताइवान के बीच, और ताइवान और दूसरे देशों के बीच? क्या फ्रंट पर आकर लोग ताइवान के साथ खड़े होने को तैयार हैं? आई मीन, जो बाकी देश हैं जिसमें इंडिया भी है। नहीं, ऐसा अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है, लेकिन अगर हम पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से सोचें तो जो डिप्लोमेसी की दुनिया है या फिर जो सिक्योरिटी की दुनिया है वो रन नहीं की जा सकती। तो ऑल्दो सभी कंट्रीज की पब्लिक भले ही चाहती हो कि चाइना जिस प्रकार से सभी देशों को परेशान कर रहा है, हम ताइवान के फेवर में कोई स्टेप लेकर वन चाइना पॉलिसी को डी रिकॉग्नाइज करें, ताइवान को असली चाइना माने और ताइवान और चाइना को अलग अलग कंट्रीज भी माने, ये भी मल्टीपल ऑप्शंस हम एज अ पब्लिक सोचते हैं। लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम इस लेवल पर आती है कि चाइना के लिए बहुत ही इमोशनल इशू है ताइवान। द मोमेंट यू डू समथिंग विद रिस्पेक्ट टू ताइवान, तो हमें उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि चाइना के साथ अब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है का मतलब इट कैन बी अ फुल स्केल डिप्लोमेटिक वॉर, इट कैन बी अनदर बॉर्डर डिस्प्यूट, इट कैन बी समथिंग एल्स। क्योंकि ताइवान को लेकर, तिब्बत को लेकर, इन इश्यूज को लेकर चाइना वाकई में बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल है। तो हमारी जो कैलकुलेशन है चाइना के अगेंस्ट, अगर वो ग्रेजुअल रहे, स्टेप बाय स्टेप रहे तो बेहतर है। जैसे कि इंडिया ने ताइवान का जब एक इंपॉर्टेंट एड्रेस था जिसमें प्रेसिडेंट की ताइवान की स्पीच थी, उसमें अनऑफिशियली जो इंडिया की रूलिंग गवर्नमेंट की पार्टी है उनके 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने वहां पर जाकर इनफॉर्मली वर्चुअली उस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो चाइना में काफी इस चीज को लेकर न्यूज बनी थी कि इंडिया के रूलिंग पार्टी के 2 एमपीज ताइवान को फेवर करते हुए उनके एक इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिमिलरली यूएस ने भी बार बार स्टेटमेंट्स दी कि ताइवान के साथ हम अपनी जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन की सेल ट्रीटी है उसको रिवाइव करते हुए ताइवान को $multi-billion के जो है वेपन्स हम देंगे। ऐसे ही बाकी कंट्रीज ने भी धीरे धीरे ताइवान के फेवर में चीजें बोलनी शुरू करी। यूएस के पार्लियामेंटेरियंस की स्पीच आई कि अगले 5 साल में हमें पूरी उम्मीद है कि चाइना ताइवान पर अटैक कर उसको हड़पने की कोशिश करेगा, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। यूएस ने अपनी नेवी के काफी सारे वेसल्स को जो कि न्यूक्लियर पावर से भी लैस थे उनको उस साउथ चाइना सी के एरिया में, ताइवान स्ट्रेट के एरिया में भेजा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सिंबॉलिकल चीजें ज्यादा थी
और कंटेंट वाली चीजें कम थी, जिसको हम वाकई में कह सकें कि ताइवान की बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। और बीच में इसी प्रकार से हमने देखा कि ताइवान के मल्टीपल पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट भी आई कि आपको ये शायद चीज नजर नहीं आ रही है, लेकिन चाइना बिल्कुल हमारे जो बॉर्डर है उस पर अपने बार बार विमान भेज रहा है और अपने बार बार सोल्जर्स को भेजने की कोशिश कर रहा है। तो द वर्ल्ड नीड्स टू हेल्प अस, अनलेस हम ये चाहें कि ताइवान अगले 5 साल में 6 साल में हांगकांग की तरह बन जाए। तो if I can interrupt, there were two important aggressive actions by China this month. One is that Philippines saw 220 naval vessels inside its special economic zone, Philippines special economic zone, and it sounded alert to China. It called it military aggression, and but China said these are fishing vessels. Second is Taiwan, which Taiwan had to push for China to it made a very strong statement that please don't stop aggressive actions. But China kept March 17th there was one aggressive action against Taiwan, and then March 24th also. But amongst all this, there was a very positive news about pineapples in Taiwan. So China suddenly stopped pineapple imports from Taiwan, and 90% of pineapple exports from Taiwan goes to China. So Taiwan launched a freedom pineapple movement. Okay, so the president launched a Twitter social media campaign, and the amazing response Taiwan got from the de facto embassies in US, Canada, and Japan. Japan had ordered a 5,000 tons of pineapple from Taiwan, and people posted, Canadian trade office posted pineapple pizzas, pictures of pineapple pizzas, and this is considered to be a major diplomatic victory, where other countries, a small country like Taiwan was able to stand up so much to China's pressure, even if it is related to trade. So this is a very happy news for us to take it forward and think about how we can address this issue of Chinese aggression. Definitely. मेरे दिमाग में यही आया कि फिलीपींस जैसा देश, ताइवान जैसा देश, और इनफैक्ट हांगकांग ने जो एक रेजिस्टेंस दिखाया है पिछले कई महीनों में, वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि हमने देखा कि यूएस का दखल दिखता है वहां पे, स्पेशली मीडिया के जरिए, बट वो एक डिप्लोमेटिक एक तरह का प्रेशर, वो दुनिया में एक तरह का इमेज बिल्डिंग का ज्यादा दिखाई देता है, जिसको चाइना को बहुत ज्यादा फिक्र है भी नहीं कि इमेज कोई उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी इमेज कुछ डैमेज होने वाली है। हांगकांग में क्या हो रहा है, वहां पर चीजें किस तरफ जा रही है? क्या हांगकांग में जो हमने एग्रेशन देखा, वहां के लोगों में जो डाइसेंट देखा, वो क्या अब फिजल आउट हो गया है या फिर अभी भी बाकी है? हांगकांग में पिछले कई सालों से बहुत कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो डेमोक्रेसी को लेकर प्रोटेस्ट है कि हमें और ज्यादा फ्रीडम चाहिए, और ज्यादा डेमोक्रेसी चाहिए, उसी फ्रीडम और डेमोक्रेसी के कारण हम अभी तक इतना डेवलप किए हैं कि चाइना की डेवलपमेंट एक तरफ, हांगकांग की अपनी डेवलपमेंट एक तरफ, दुनिया का इतना इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर, उस तरह की चीजें कंटिन्यूड रहे, पॉलिटिकल फ्रीडम मिले, हमें जीने में मजा आए। इसी चीज को दिमाग में रख के वहां के लोगों ने चाइना की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसीज थी पिछले कुछ सालों की, उनको बार बार रेजिस्ट करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए कई प्रकार के प्रोटेस्ट मार्च निकाले। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में उन प्रोटेस्ट का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका था, इनफैक्ट कोविड-19 के स्टार्ट होने से पहले जस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ था हांगकांग में 2017 या 18 में, वो इतना ज्यादा विशाल था, इतना ज्यादा पावरफुल प्रोटेस्ट था कि चाइना को समझ नहीं आया कि हम करें तो करें क्या। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान ये लोग जो बीजिंग में रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, वो एक न्यू सिक्योरिटी लॉ लेके आए, जिसके तहत चाइना ने ऑलमोस्ट पूरा हांगकांग को फॉर ऑल लीगल एंड प्रैक्टिकल एंड ऑफिशियल पर्पस एक प्रकार से हड़प लिया।
दूसरा ये कि उनको फिर रियलाइज हुआ कि शायद इससे हम हांगकांग की पॉलिटिक्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लोगों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो पॉलिटिक्स के लिए भी एक नया रूल लेके आया जाए। तो अभी जब पीछे नेशनल पार्लियामेंट एक तरीके से अगर हम समझें कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का लगा बीजिंग में, उसमें एक नया रेजोल्यूशन जो है, एक नया प्रस्ताव रखा गया जो कि अल्टीमेटली पास भी हो गया, जिसके तहत ओनली पेट्रियट्स कैन रन इलेक्शन कैन कंटेस्ट इलेक्शन इन हांगकांग। अब पेट्रियट्स कौन होंगे? पेट्रियट्स की डेफिनेशन एक प्रकार से प्रैक्टिकली वो समझी जाए जो बीजिंग के क्लोज हैं, यानी जो भी प्रो डेमोक्रेसी पॉलिटिशियंस हैं हांगकांग के, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा ड्यू टू सम और द अदर रीजन। इस प्रकार का एक रेजोल्यूशन जो है वहां की नेशनल पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, और उसके बाद से अब हांगकांग की पॉलिटिक्स टोटली 100% जो है वो बीजिंग कंट्रोल्ड हो गई है। और उसके अलावा जो प्रो डेमोक्रेसी पॉलिटिशियंस थे हांगकांग के, या तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या कर दिया जाएगा, और उनमें से कई पॉलिटिशियंस को तो जेल में भी डाल दिया गया है। वो सिटिंग पॉलिटिशियंस हैं हांगकांग के, उनको जेल में डाल दिया गया है। तो पहले बीजिंग सिक्योरिटी लॉ लेके आया जिसके तहत हांगकांग लीगली ऑफिशियली प्रैक्टिकली पूरा बीजिंग की गिरफ्त में आ गया, और दूसरा उसके बाद एक नया पॉलिटिकल इलेक्टोरल लॉ भी लेके आ गया, जिसके बाद जो हांगकांग के लोगों के पास एक ऑप्शन अवेलेबल था कि हम अपने लेजिस्लेचर में उन्हीं लोगों को भेजें जो प्रो हांगकांग है। उस रास्ते पे भी पाबंदी लगाते हुए चाइना ने वो लॉ पास करके वहां की पॉलिटिक्स बिल्कुल चेंज कर दी। अब अपने जो हैंडपिक्ड पॉलिटिशियन है बीजिंग से, उनको वो हांगकांग भेजकर हांगकांग की एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। और इन्हीं चीजों को देखते हुए जब वेस्टर्न कंट्रीज ने एक सहूलियत के तौर पर हांगकांग के लोगों को ऑप्शन दिया कि आप लोगों के साथ जो ज्यादा वहां पे परसिक्यूशन हो रहा है उससे बचते हुए अगर आप हमारे यहाँ पे आना चाहें तो हम आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल का वीजा देके, 10 साल का वीजा देके आपको उसके बाद इवेंचुअली सिटीजनशिप भी दे देंगे। लेकिन जैसे ही ये चीज पास हुई उसके बाद, और खासकर इस चीज में लीड लिया यूके ने, क्योंकि अल्टीमेटली हांगकांग की जो सिटी थी वो एक टाइम पे यूनाइटेड किंगडम यानी अंग्रेजों के पास थी, तो चाइना ने उसके रिटेलिएशन में जो हांगकांग के लोगों के पास यूके यानी ब्रिटिश ओवरसीज पासपोर्ट करके एक फैसिलिटी उपलब्ध थी, उसको कैंसिल करते हुए हांगकांग के लोगों के लिए वो ऑप्शन भी जो है बंद कर दिया। तो आज के टाइम पे हांगकांग के लोगों की हालत कुछ प्रकार से, जो अफ्रीका से लोग यूरोप भागने की कोशिश करते हैं बोट्स में पानी के ऊपर या जैसे भी बचते हुए, वैसे ही इलीगल तरीके से हांगकांग के लोग भी अब इमिग्रेशन का रास्ता खोज रहे हैं। तो या तो वो ताइवान जा रहे हैं या फिर लीगली वो किसी और कंट्री में अपने आप को एक्साइल करके वहां पे प्रोटेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। Induji, there was some news that there are companies in Hong Kong, that MNCs in Hong Kong, they're trying to move out from the country, and they are trying to. There was some news that there was some of them are finding any hope in India that they can move to India. Is it some? Is there any possibility in these kind of news, or we are just? No, there's nothing that came in the mainstream media on this specifically, but not with respect to Hong Kong, but with respect to Xinjiang, there has been a lot of how corporates have reacted to the forced labor in Xinjiang, and how how some companies are in favor of making statements against forced labor. But with respect to Hong Kong, nothing that has been recorded in the past 1 or 2 months. And Hong Kong has very, very strong corporate laws and independent framework for companies to actually work in terms of, compared to mainland China. So, and so we need to keep track of that news. If that is true, then that is very that's very surprising. And one more issue with respect to Hong Kong, when the electoral laws were passed in the recently concluded national parliament session of China, the longest standing ovation by all the 3,000 delegates was given to Hong Kong after the electoral laws to include patriots in the Hong Kong electoral process was passed. Apparently, it was the longest standing ovation in the rubber stamp parliament session ever. So it's one of the main points for Communist Party, and I think they will be very aggressive with respect to Hong Kong. They are aggressive, but I was surprised because the stability of the region is directly connected to economic growth and economic industries, and then how China is successful to manage that
that thing that everything's going upside down in Hong Kong and economically everything is fine. So we are actually yet to see that, because हांगकांग के साथ एक बहुत अच्छा फैक्टर क्या है कि उसका टाइम जोन काफी परफेक्ट है. तो अगर आप देखें कि लंदन और न्यूयॉर्क के टाइम जोन के बिल्कुल बीच में पड़ता है. अगर आप एज उसको फाइनेंशियल सेंटर देखें तो दुनिया में बहुत मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स 3 है, न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग. एक जमाने में लंदन होता था, फिर वो चीज न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई, और न्यूयॉर्क में जैसे ही वॉल स्ट्रीट का इजाफा हुआ, जैसे जैसे वो और ज्यादा पॉपुलर हुई, साथ में हांगकांग भी एज अ मेजर फाइनेंशियल हब जो है उसके तौर पे उभर के आया. तो हांगकांग आज के टाइम पे एक बहुत ही कन्वीनियंट टाइम जोन ऑफर करता है, विच इज बिटवीन न्यूयॉर्क एंड लंदन. और शायद इसीलिए बातचीत होती है कि फ्यूचर में लंदन और हांगकांग के बीच में मुंबई भी एज अ गुड टाइम जोन फाइनेंशियल हब जो है उभर कर आ पाए. वो एडवांटेज अभी भी हांगकांग के साथ है. और देखिए, चाहे वो जिस प्रकार के भी लॉज पास हो रहे हैं, लेकिन जमीनी लेवल पर बिजनेस को ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को देखें तो वहां पे हमें पता है कि बहुत ज्यादा ब्रूटल लेवल की डिक्टेटरशिप होती है, लेकिन फिर भी इंडिया से आप देखेंगे कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं फ्रॉम सदर्न स्टेट जो कि आज भी मिडिल ईस्ट में जाकर अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं, अच्छा काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, क्योंकि नॉर्मल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर शायद वो डिक्टेटरशिप फील नहीं होती, शायद वो पॉलिटिकल लेवल पर जरूर फील होती है, लेकिन वैसे बाकी चीजें सेटल्ड हैं. तो हांगकांग के अंदर फिलहाल वो सिचुएशन है कि जो डोमेस्टिक हांगकांगर्स हैं वो कुछ अगर प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हैं तो ठीक है, लेकिन नए सिक्योरिटी लॉ के बाद कुछ खास वहां पे प्रोटेस्ट देखने को मिला नहीं, क्योंकि अब वाकई में प्रोविजंस बहुत ज्यादा ब्रूटल और डरावने जो हैं वो लोगों के लिए बन गए हैं. और दूसरा, बिजनेसेस को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि वो इलेक्शंस में वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. वो तो उनके डोमेस्टिक वोटर्स और डोमेस्टिक पॉलिटिशियंस की आपस की इक्वेशन है, आपस का उनका रिलेशनशिप है. लेकिन बिजनेस के लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर कुछ खास पिछले एटलीस्ट 4-5 महीने में तो फर्क देखने को नहीं मिला, या पिछले 1 महीने में जब से ये रबर स्टैम्प पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है. लेकिन ये एक सवाल है आगे के लिए कि क्या इस लेवल के पॉलिटिकल माहौल में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बनी रह सकती है या नहीं. तो वो ओनली टाइम विल टेल, ऐसी कहानी है. See, one more interesting snippet is that Hong Kong has a very, very strong legal infrastructure for China. So there was a recent news report which said that Chinese one of the main disadvantage in mainland China is that China doesn't have that many of English speaking legal teams which can represent China in all the international forums, and it draws mainly from Hong Kong, and it is completely dependent because Hong Kong has a very, very robust legal framework and China is completely dependent on that. So I think there will be a lot of interlinkages where mainland China is also dependent on Hong Kong. So it will be very interesting to see how these dynamics play out in the future. Yeah, Indraji, one thing, I just want to know what is out there in people's mind. The people of China, how do they react in terms of if something happening in Hong Kong or something happening with Taiwan or any other country, especially in Hong Kong situation. I think we will never come to know about that, because there was a very interesting article about how China controls internet, especially after Xi took over, how the number of internet accounts have increased to almost 1 billion. And, it was again on SCMP, how they play mind games and how the internet is completely controlled. Especially this, with respect to Hong Kong, there is not much news because we basically do news watch. But when it came to the Alaska meeting between China and US, how the trends were set and how, the finance minister had noodles during the meeting, that had a long trend. And people were, anti-US headlines carried, like it was trending for about 12 hours, it seems. So, and even with respect to Xinjiang, when Nike, Zara, H&M and Adidas made statements stating that they are concerned about forced labor in Xinjiang, the reports is like that the users asked Adidas to quit China, and Zara withdrew the statement from their website about Xinjiang labor. So this is something which we will never be able to judge from their internet platforms. But I'm sure there will be a backlash. I think they will be considering what happened during the initial stages of COVID and how the voices were suppressed.
I'm sure not many people will be happy. I mean, Dipanshu ji might be able to add more to this. Right. I want to say that क्या जब तक हम चाइनीज का माइंड नहीं पढ़ पाएंगे, वहां लोगों को जान नहीं पाएंगे, तो हम समझेंगे कैसे? लेकिन उसका तरीका क्या हो सकता है? लोग क्या सोचते हैं? क्या हम पेनिट्रेट कर पाते हैं वहां के सोशल मीडिया में कुछ इस तरह से? मतलब जैसे इंदू जी ने कहा ना कि इट इज टफ टू नो व्हाट द पीपल ओवर देयर आर थिंकिंग, ऐसा इसलिए भी है बिकॉज कम्युनिस्ट नेशंस में एनीवे बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल रहता है इंफॉर्मेशन पर। तो एक चाइना के ऊपर एक बुक भी थी, एक टॉक भी थी, जिसके अंदर ये डिस्कशन हो रहा था कि प्रोबेबली अगर चाइना के साथ कुछ भी होना होगा तो वो होने के बाद हमें पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुई, यूएसएसआर जो था, सोवियत यूनियन, वो मल्टीपल देशों में बट गया, टूट गया, तो उससे एक दिन पहले भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कल होने वाला है, क्योंकि इंफॉर्मेशन पर इतना कंट्रोल था, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा इतना फैला चुका था सोवियत यूनियन एज अ कम्युनिस्ट कंट्री, कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना पावरफुल, दिखने में इतना पावरफुल जो नेशन है उसके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन हमें नहीं पता था कि अंदर लोगों के अंदर कितना वहां पर गुस्से का उबाल है, वो चाहते हैं कि इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है, ये सिर्फ मिलिट्री पे फोकस कर रहे हैं। तो लोग भी खुशी थे कि मल्टीपल एथनिसिटीज पे, मल्टीपल नस्ल के ऊपर या मल्टीपल अलग क्राइटेरिया को यूज करते हुए अलग अलग देश बने। तो ऐसे ही चाइना के साथ है कि वहां के लोग असल में क्या चाहते हैं उसके बारे में आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक चीज जरूर है जो कि सोवियत यूनियन से चाइना को डिफरेंट बनाती है, कि चाइना के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हकीकत में बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा है। अगर चाइना के बारे में हमें एक चीज समझनी हो बेहतर, वो ये है कि पिछले 30 साल में जब से उन्होंने थोड़ा सा प्रो मार्केट रिफॉर्म्स को लॉन्च किया है, तब से चाइना की पर कैपिटा जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो वाकई में बड़ी है। और उसके पीछे का रीजन ये भी दिया जाता है कि पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप इतनी ब्रूटल है कि शायद रूलर्स वहां के ये चाहते हैं कि लोग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करते हुए इस पॉलिटिकल ब्रूटैलिटी को दिमाग में ना रखें। वो इकोनॉमी में जब तक खुश हैं, जब तक उनकी रोजी रोटी अच्छी चल रही है, जब तक उनका लिविंग स्टैंडर्ड मीडियम क्लास है, हाई क्लास है, तब तक उनका ध्यान नहीं जाएगा इस बात पे कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप है। तो चाइना के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहेगी तब तक शायद लोग पार्शली सेटिस्फाइड रहेंगे, और इसीलिए उनका गुस्सा जो है अगेंस्ट द रिजीम वो बहुत ज्यादा नहीं निकल के आएगा। तो शायद जब तक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा चाइना की, जब बाकी देश मिलकर चाइना के खिलाफ इकोनॉमिक एक्शंस नहीं लेंगे, जब तक वो लोगों को पर्सनली अफेक्ट करना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में शुरू नहीं करेगा, तब तक वो शायद रेजीम के अगेंस्ट उस लेवल का गुस्सा नहीं दिखा पाएंगे जो कि पहले तियाननमेन स्क्वायर के इंसिडेंट में, या फिर कुछ हांगकांग के इंसिडेंट में, या 60 या 70 के दशक में तिब्बत के इशू में हमें देखने को मिला था। वैसा शायद देखने को ना मिले जब तक चाइना की इकोनॉमिक पावर बढ़ती रहेगी। इंदु जी, the one country, they have opened up so many fronts. You know, they are suppressing people in Uyghur Xinjiang region. They are fighting with India. They are fighting with what they are doing in Myanmar. We all can see. They are fighting with Philippines, Taiwan, Japan, South Korea. Do you see any potential friend that can help China? You know, except North Korea and Pakistan. What about the allies of China, Chinese allies? Who are they? See, if you look at economic alliances, they have very strong backup in Africa, who back them up in all the international forums. In fact, through the Belt Road Initiative and all the debt trap diplomacy, they have ensured that many of the African countries vote for them against for them in many international forums. Recently, even Xinjiang issue came up in the UNHRC, and I think around 80 countries, if I'm not mistaken, voted in favor of China. So they are trying to expand through the Silk Road and their BRI. But it might be affected due to COVID. But still, I think with respect to developing nations, because of China's economic might and the way they are aggressively planning to counter US and India,
the other countries have to think very hard as to how to balance China, because this is more like a hegemon advancing and trying to reach even the Arctic. They have problems with Canada and US also there. They're trying to set up military expeditions in Arctic, and there was a news about that recently. So it's a very anti-China alliance is needed to counter their very strategic thinking in terms of both economics and military. दीपांशु जी, ये जो इनका जब वर्ल्ड लीडर बनने का जो सपना है और जो कोशिशें लोग कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक तो दिखता नहीं है। एक होता है कि भाई एक यूएस है, या फिर रशिया भी था, या फिर एक जमाने में जर्मनी भी था, या फिर ब्रिटेन था, और फॉर दैट मैटर इंडिया भी एक पार की तरह उभर रहा है। वो एक समय लगा और हर एक उसमें प्रूव गया। यहाँ पे ऐसा लगता है कि हर एक उसमें अपनी एक्सपेंशनिस्ट उसको ना थोपने की कोशिश है। जो हम कह रहे अलाइज की हम बात कर रहे थे, अफ्रीकन कंट्रीज हैं या जो भी कंट्रीज उनके आसपास है, वो ऐसा लगता है कि भाई अगर जिस दिन पैसे का नल बंद हो जाएगा उस दिन वो पलट के इधर भी आ जाएंगे। श्रीलंका का एक एग्जांपल है, किस वल्नरेबल सिचुएशन में श्रीलंका है हम साफ तौर पे देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं इंटरनेशनली, एक एज एन कंट्री, जैसे हम लोग एक रशिया की जो इमेज थी, सोवियत यूनियन की जो इमेज थी, मुझे ऐसा लगता है कि, या फिर जर्मनी की जो इमेज एक जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे थी, मुझे लगता है कि उससे कहीं ज्यादा डिस्टॉर्टेड इमेज या कहीं बैड इमेज या विलेन वाली इमेज जो है वो चाइना की ऑलरेडी बन चुकी है। ये कितना सही हो सकता है? आप किस तरह की न्यूज आती है तो आप थोड़ा सा सही तरीके से बता पाएंगे, या मैं गलत समझ रहा हूँ? हम एज एन इंडिया, हमारे दुश्मन तो सोच रहे हैं भाई उसको तो कोई सोने वाला नहीं है देश। कितना सच हो सकता है इस अजम्पशन में? बात है कि ऐसा है, जो ये विलेन वाला माइंडसेट चाइना के अगेंस्ट निकल कर आया है, ये काफी हद तक रियलिस्टिक है, और इसके लिए वी शुड बी थैंकफुल टू कोविड-19 कि कोविड-19 के बाद चाइना का जो असली बिहेवियर है वो काफी रूथलेस तरीके से बाहर निकल के आया। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी ये इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल था कि इंडिया इकोनॉमिक सैंक्शंस कभी भी लगा सकता है चाइना के अगेंस्ट, कि ऐसी नौबत आ जाए चाइना और इंडिया के बीच के बायलैटरल रिलेशनशिप की कि वो इतने खराब हो जाएं कि इंडिया को ये कहना पड़ जाए कि हम आपके कन्फ्यूशियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स जो हैं हमारी कंट्री में उसको बंद कर रहे हैं, हम आपके सारे जो प्रपोजल्स आएंगे इन्वेस्टमेंट के उसको तब तक क्लियर नहीं करेंगे जब तक हमें होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि असल लेवल पे जो माइंडसेट है वो वाकई में चाइना के खिलाफ गया है, तभी यहाँ की गवर्नमेंट भी या बाकी देशों की गवर्नमेंट भी जो है मजबूर हुई है, एक्टिवली उन्होंने वो स्टेप्स लिए हैं कि चाइना के खिलाफ कुछ किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज वेरी हार्ड टू इमेजिन कि ऑस्ट्रेलिया कभी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की बात कर सकता है अगेंस्ट चाइना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आज इतना ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे कि उसके खिलाफ कुछ भी बोलना ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट में नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें, जो यूएस के मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी, इलेक्शन से पहले जब उनसे पूछा गया कि यूएस के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज कौन सा है, तब उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, रशिया का नाम लिया। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जब असल में उनके आगे चीजें आनी शुरू हुई तो उनको भी रियलाइज हुआ कि चाइना ही आज हमारे लिए सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को बदलते हुए ये कहा कि आज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज चाइना ही है। और जिस प्रकार से उनकी प्रेसिडेंसी के बाद हमें उम्मीद लग रही थी कि शायद वो चाइना के खिलाफ उतना ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो फिलहाल कम से कम बोलने के मामले में तो ऐसा नहीं है। अभी रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये कहा है कि हम चाइना के खिलाफ चाइना को मजबूर करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के साथ वाकिफ रखते हुए उसके रूल्स को मानने की। जिस प्रकार यूएस ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए अपने हेड ऑफ द गवर्नमेंट को क्वाड समिट के अंदर भेजा, या फिर जो बाकी कंट्रीज भी हैं यूरोप के अंदर भी अभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि कब चाइना के साथ एक इकोनॉमिक डील साइन होगी। तो ये उम्मीद थी कि शायद उस इकोनॉमिक डील के लालच में यूरोप चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोप के अंदर एक आध देश है जिसने वीगर मुस्लिम्स के ट्रीटमेंट को जेनोसाइड घोषित कर दिया। इनफैक्ट अभी यूरोप के काफी देशों ने यूएस के साथ मिलकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल्स पर सैंक्शन लगा दिए कि आप यूरोप विजिट नहीं कर सकते। तो एक कैरेट एंड स्टिक वाली अप्रोच है कि मिक्स्ड रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें दिसंबर 2019 से पहले की सिचुएशन को, जब कोविड-19 पहली बार देखने को मिला, या नवंबर 2019 से पहले को, और आज जब इस बात को लगभग 1.5 साल हो चुका है, तो जमीन आसमान का फर्क आया है।
दुनिया में एक चाइना का नैरेटिव जरूर खड़ा हुआ है कि चाइना को कंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि इट विल ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया को नजर आना शुरू हुआ है कि ये जीरो सम गेम है। चाइना को बढ़ने के लिए चाइना का ऐसा मानना है कि उसको दुनिया को पीछे करना पड़ेगा। तो ये चीज भले ही थोड़ी सी रियलाइज हुई हो, लेकिन कम से कम एक ओपनिंग जरूर क्रिएट हुई है। अब चाइना उस ओपनिंग को बंद करने की कोशिश कर रहा है बाय फ्लशिंग मनी, बाय ट्रैपिंग कंट्रीज इन डेट, बाय अट्रैक्टिंग देम टूवर्ड्स इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। लेकिन ये उन कंट्रीज के ऊपर है कि हम अब उस चीज को रेजिस्ट करते हुए सस्टेनेबल तरीके ढूंढें, के विरुद्ध जाकर बाकी कंट्रीज से मदद ले लें, चाइना से मदद ना लें। लेकिन उसमें फिर एक थ्योरी ये निकल के आती है, और एक पीछे न्यूज आर्टिकल भी छपा था, कि चाइना जानबूझकर उन्हीं कंट्रीज को फंसाता है जहां पर इकोनॉमी के मामले में और पॉलिटिक्स के मामले में सिचुएशन बहुत अनस्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका से ज्यादा अनस्टेबल कोई फिलहाल कॉन्टिनेंट नहीं है दुनिया में। तो वहां पर उसने मैसिव इन्वेस्टमेंट करके अफ्रीकन कंट्रीज को फंसाया है। अगर आप म्यांमार में देखें, पॉलिटिकली बहुत वॉलेटाइल कंट्री है, बार बार मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो जाती है, बार बार मिलिट्री कू हो जाता है। अभी भी फरवरी में मिलिट्री कू हुआ है। वहां पर ये समझ में आया कि चाइना ने म्यांमार की मिलिट्री को सपोर्ट किया हुआ है। तो ये चाइना कंट्रीज ही ऐसी पकड़ता है ज्यादातर जहां पर पॉलिटिकली सिचुएशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ये एक ऐसी चीज है जो अभी हमें मिलकर इस चीज से बचना है, प्रोटेक्ट करना है, बाकी कंट्रीज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हुए चाइना से अलग करने की कोशिश करनी है। जो एस्टेब्लिश्ड कंट्रीज हैं उनके मन में तो चाइना के खिलाफ ऑलरेडी एक नैरेटिव शुरू हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। Inuji, one thing is quite evident that China is controlling media, not only in China, but all. If you see the international media, New York Times, Washington, Wall Street Journal, anything. So they're pumping so much money in advertisement in all the prominent world media houses. In India also, you can see lots of paid news, especially in digital format, digital news in India, like the print. I have an example that you can see plenty of paid news in the print, where you will see the Chinese expert, some Chinese expert will write XYZ, and now then Shekhar Gupta will retweet and amplify the news. There are some advertisement, there are paid news, it's the Hindu. There are plenty of examples. So how do you see that media also is not that fierce? They're not reporting that fiercely. They report in other matters, like something happening in Delhi, as we can see in the matter of farmer agitation. The fierceness we can see in international media, that is missing when it comes to China. Yeah, see, one is money, which is definitely. The other thing is, I think, is ideology. I mean, during the peak LAC clash between India and China, Hindu ran a 2-page full article on CCP. I mean, last year, I mean, when our country was struggling, when our soldiers were. So I think this example is more of an ideological love for communism, and it's so that is why we need more of. We look at Quint, the print. Most of the Indian mainstream media has very pro-China approach. There is a love for the way the country operates, and so if it's very difficult to come out with a neutral view on what exactly is happening. But the news eventually comes out of what, and it's a big battle which we have to fight and get the news out and understand from which perspective this country is actually operating and how to counter it. It's a big challenge. Well, thanks to social media, at least we can freely just express social ourselves. media. Yeah. दीपांशु जी, आपको लगता है कि हमारा देश का मीडिया हो या फिर इंटरनेशनल मीडिया हो, उसमें चाइना, मुझे नहीं लगता कि वो चाइना को लेकर इतना, वो देखिए उनको अपनी इमेज मेकिंग तो करनी है, वो
एक आर्टिकल आएगा जिसमें वो उइगर्स का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि जो चाइना कर रहा है और उसको लेके बहुत ज्यादा कुछ किसी की निगाह है। इनफैक्ट चाइना ने हाल ही में जो यूएस मीडिया के बड़े बड़े हाउसेस उनके रिपोर्टर्स को चाइना से बात करने की बात कर दी थी, तो उसमें हाथ जोड़ने लगे थे, तो सब तो कैसे होगा? देखिए, जैसे इंदु जी ने कहा ना, इट्स ऑल अबाउट मनी एंड आइडियोलॉजी। वैसे भी हमें पता है कि जो कन्वेंशनल प्रिंट इंडस्ट्री है उसको मैसिव लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि जो रेवेन्यूज होते थे एडवर्टाइजमेंट के, वो जो बिग टेक कंपनीज हैं, ट्विटर, फेसबुक, वो ले गई हैं, क्योंकि उन्हीं का कंटेंट पब्लिश करके मेन एडवर्टाइजमेंट जो है वो फेसबुक और ट्विटर को मिल जाती है। तो जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से प्रिंट न्यूज़पेपर्स या प्रिंट के पोर्टल्स कमाते थे आज से 6 साल पहले, 10 साल पहले, वो आमदनी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। वो एक नॉर्मल इकोनॉमिक फैक्ट है। और उसके अलावा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब न्यूज़पेपर को फिजिकली ना चुनकर पढ़ने की बजाय अब वो क्योंकि डिजिटली उसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो जो न्यूज़पेपर्स ओनली काइंड ऑफ पोर्टल्स थे जो सिर्फ फिजिकली कागज के माध्यम से लोगों तक न्यूज पहुंचाते थे, उनको भी मैसिव अमाउंट ऑफ लॉसेस हो रहे हैं। तो उस गैप को फ्लश करने के लिए, और चाहे वो गैप ना हो तो भी पैसा किसको पसंद नहीं आएगा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए चाइना ने सभी इन न्यूज पोर्टल्स के अंदर इतना मैसिव अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आर्टिकल भी मुझे ध्यान है कि मई या जून 2020 के आसपास हमने अपनी रिपोर्ट में यूज किया था कि किस प्रकार चाहे वो यूएस की पब्लिकेशंस हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स भी हो, चाहे वो बाकी न्यूज़पेपर्स भी हो, जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती कि वो एक्टिवली किसी कंट्री के साथ मिलकर जो है इस तरह के षड्यंत्र रचेंगी, लेकिन वाकई में देखने को मिला कि चाइना ने इतनी मैसिव अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है कर रखी है अक्रॉस दीज न्यूज पोर्टल्स कि वो चाहकर भी चाइना के खिलाफ कुछ खास न्यूज रन नहीं कर पाएंगी। और जैसा इंदु जी ने बताया कि जब एलएसी का क्लैश पीक पर था, तब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की किसी एनिवर्सरी के ऊपर द हिंदू ने 2 पेज का फुल एडवर्टीजमेंट जो है रन किया था। ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो करने से डरे भी नहीं। उनको पता था कि शायद पूरी की पूरी न्यूज फ्रेटर्निटी में कुछ खास बैकलैश देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट हु डजंट नीड मनी, एंड सेकंड कि हमें पता है कि मीडिया का जो इकोसिस्टम है दैट इज हेवीली डिपेंडेंट एंड डोमिनेटेड बाय पीपल विद लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, व्हिच इज नॉट अ प्रॉब्लम। जब तक आपका काम अफेक्ट नहीं हो रहा तब तक कोई भी आइडियोलॉजी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज कि जब आप पीक क्लैश के समय भी अपनी होम कंट्री को बिना सपोर्ट करें, और जब आप बिना उसको सपोर्ट करें फेक न्यूज भी रन करें, फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लूंगा पोर्टल का, लेकिन हमें एक न्यूज जो है बीच में देखने को मिली थी जिसके अंदर ये बताया गया कि 40 या 50 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को चाइना किडनैप करके ले गए गलवान वैली के उस तरफ, और अब वो वापस नहीं आ रहे हैं और इंडियन आर्मी जो है घबरा गई है। लेकिन बाद में इंडियन आर्मी को एक्टिवली आगे आकर इस चीज को रिफ्यूट करना पड़ा था, रिजेक्ट करना पड़ा था कि ये जो है फेक न्यूज है, और इस प्रकार की फेक न्यूज आप कृपया ना चलाएं, बिकॉज बाय डूइंग दैट यू आर हेल्पिंग चाइना एंगेज इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अगेंस्ट इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज मीडिया को वो स्टोरी रन करते हुए पता नहीं थी, वो भी स्मार्ट है, वो आफ्टर ऑल एक मीडिया कंपनी है, लेकिन जानबूझकर ऐसी चीजों को करने के पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। एक, आपको रूलिंग गवर्नमेंट को नीचा दिखाना है, आपको उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना है ड्यू टू सर्टेन पॉलिटिकल बायस। सेकेंड है कि आइडियोलॉजी के लिए आप हमेशा चाहेंगे कि लेफ्ट की जो कंट्री है, जो लेफ्ट का मदरलैंड है, फादरलैंड है, चाहे एक जमाने में सोवियत यूनियन था, चाइना है, वो जो है वो भरकर आए और एक फ्री मार्केट जो इकोसिस्टम दुनिया का है उसको हराए। तीसरा फिर ये है कि इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है चाइना की कि जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज का गैप है वो कवर हो जाएगा, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उनको आप तमाम बाकी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड ये 3 जो मेरे हिसाब से मेन रीजंस हैं व्हाई द मीडिया बेंड्स इन फ्रंट ऑफ चाइना। और अपने मीडिया के भाइयों को जब उन्होंने परेशान होते हुए देखा चाइना में, उसके बाद भी जो है वो उत्सुकता उनके अंदर नहीं आई कि हम चाइना के खिलाफ कोई एक्शन लें। तो ये चीज अभी भी देखने को मिलती है, और आई थिंक उसका जो सही तोड़ है वो सोशल मीडिया ही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भी इंफॉर्मेशन छुपी नहीं जा सकती, उसका काउंटर एक हमेशा रेडी रहता है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक अच्छा प्रेशर अगर क्रिएट किया जाए तो कन्वेंशनल मीडिया चैनल भी अपना कंटेंट जरूर बदलेंगे। तो इसलिए सोशल मीडिया पर सही इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना और ठीक तरीके से लोगों के आगे इंफॉर्मेशन को रखकर ये रियलाइज कराना लोगों को कि ये मीडिया कंपनी फेक न्यूज चला रही है, और जब उस लिहाज से उस मीडिया कंपनी पर प्रेशर बनेगा तो शायद चाइना के खिलाफ वो अपना एक एंटी चाइना स्टैंड लेने को मजबूर हो जाएंगे। तो उसका रास्ता सोशल मीडिया ही है, लेकिन ये प्रॉब्लम बिल्कुल जायज है, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। एनीवे, एटलीस्ट हम तो बात कर रहे हैं हम कोशिश करेंगे, और एक जो इमेज हम इस पे आगे बात करेंगे, अभी आगे जब भी हम इस डायलॉग को कंटिन्यू रखेंगे
कि एक जो ये इमेज है ना चाइना की, मार्क्सिस्ट कंट्री है, वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। एक डॉक्यूमेंट्री मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी, अमेरिकन ड्रीम, उसमें कि एक चाइनीज ग्लास फैक्ट्री है, वो यूएस की एक जनरल मोटर्स की एक बंद पड़ी फैक्ट्री को टेक ओवर करती है, और वहां पे फैक्ट्री है। तो इंटरेस्टिंग, अगर आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे चाइना एक फासिस्ट कंट्री है, और फासिस्ट कहेंगे जो जो हम जो यूएस को होना चाहिए था वो दरअसल चाइना है, और कैसे यूएस सबसे बड़ी सोशलिस्ट कंट्री है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। इस पे भी बात करना जरूरी है कि ये इमेज सिर्फ सिर्फ कुछ टैग्स हैं, और टैग्स को बुना बुना के वो करने की कोशिश कर रहे हैं। या ये हम कहें कि जितना फासिज्म, ये भी सही है कि जितना फासिज्म मार्क्सिज्म में है उतना कहीं नहीं है, ये भी अपने आप में सही है। एनीवे, आई थिंक हम इस पर चर्चा आगे जारी रखेंगे, और आई थिंक ऑडियंस भी हमें कमेंट करके बताए कि हमें चाइना के किस इश्यू को लेकर बात करनी चाहिए, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिस पर हमें चाइना पे डीप रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि हम रिसर्च भी करेंगे और उसको थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। चाइना को समझना एक मकसद है, समझाना एक मकसद है, और मेरे ख्याल में दीपांशु जी, और ये चीज मिसिंग मुझे तो लगी है, आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल मिसिंग है। चाइना के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसका अभाव है, और आई थिंक ये प्रॉब्लम सिर्फ पब्लिक लेवल पर नहीं है, ये तमाम देशों में डिप्लोमेटिक लेवल पर भी है। क्योंकि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, चाहे वो इंडिया के हों चाहे किसी भी कंट्री के हों, बाहर के भी हों, शायद पिछले 30-40 साल में चाइना को इतना बड़ा थ्रेट समझा नहीं गया कि उसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च जो है करी जा सके। तो कई मायनों में ये जो है एक विजन की कमी कह सकते हैं, या फिर फोरसाइट की कमी कह सकते हैं, कि हमें वो चीज रियलाइज नहीं हुई। लेकिन जब से हमें चाइना के विरुद्ध बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, तो आई थिंक ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको महसूस हो रही है कि हम चाइना के बारे में जाने। आई थिंक उसी का रिजल्ट है कि आज हम जेके नौ पर ये डिस्कशन भी कर रहे हैं, वरना शायद ये डिस्कशन किसी और कंट्री के बारे में या किसी और टॉपिक पे हो रही होती। तो सिमिलरली मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में इस रिसर्च को बढ़ाना, ऐसे डायलॉग्स को बढ़ाना, एकेडमिक रिसर्च को बढ़ाना, डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारी जो हमारा विदेश मंत्रालय है वो उन रिसोर्सेज के अंदर इन्वेस्ट करे कि चाइना को समझा जा सके, लोग वहां की भाषा समझें। जो शायद एफर्ट अभी हम फ्रेंच और जर्मन को सीखने में डालते हैं, अगर हम मैंडरिन सीखने में डालेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम चाइना का फेवर कर रहे हैं, हम चाइना की प्रॉब्लम्स को, चाइना के फासिस्ट आइडियोलॉजी को बेटर समझ पाएंगे अगर हम उनकी लैंग्वेज में कन्वर्स करना शुरू करें उन्हीं के साथ। तो आई थिंक वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, चाइना के अंदर रिसर्च का इन्वेस्टमेंट होना, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो डिप्लोमेट्स हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो। जो दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना आज, उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंदु जी, can you add something? Would you like to add something with this? Understanding China dialogue. See, recently with respect to Tibet, very, very specific news about, so Tibetan community, they have a huge overseas, associations, freedom movements. So they had written to Shillong Times about how to understand China, India needs to understand Tibet. And during the same time, Indian Army also started the process of enrolling army officers in Tibetology to understand Tibet. And so there, all this news and everything shows that the absence of knowledge on China and the way they operate in a very mysterious manner, there is a huge gap that needs to be filled with respect to Mandarin, as Dipanshu ji said, and also what their plans for Tibet is with respect to India and Taiwan, Hong Kong. There's a huge gap because one is language problem. Second is that not much comes out from China, whether it's through social media or whether it's through and what he and everything. We will not be able to decipher what exactly is running in his mind. So this is a huge challenge, and I'm sure all the countries are taking efforts to do this. जी,
लेट्स सी, एक इतना तो तय है इंदु जी कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में अब ये बात है कि चाइना ही नंबर 1 थ्रेट है और उसको कंटेन करना है। अब मुझे लगता है कि लोगों को भी एक उसी लेवल पे एक आगे कोशिश करनी चाहिए, और हम कम से कम इसे कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि ऑडियंस से भी, अब देखने वालों से भी हम कहेंगे कि वो कमेंट करें, शेयर करें और बताएं कि वो क्या चाहते हैं और हमें क्या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आई थिंक आज का डिस्कशन काफी इंसाइटफुल रहा मेरे लिए कम से कम, और उम्मीद है सबको थोड़ा अच्छा मजा आया होगा। फिर मिलते हैं दीपांशु जी, इंदु जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।